हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार के बारे में, मतलब एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक साइज के बारे में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा। और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए आकार की, साइज की डेफिनेशन बता देता हूं कि भाई जो आकार होता है, साइज होता है, या आप लोग इसको त्रिज्या भी बोल सकते हो, रेडियस भी बोल सकते हो, ठीक है ना। इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इसकी क्या परिभाषा होती है, इसको मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, आप लोग जानते हैं परमाणु होता है, ठीक है ना, एक एटम होता है। परमाणु के बीच में सेंटर पॉइंट होता है, वहां पर आप लोगों की कौन होती है, नाभिक होती है। और चारों ओर जो सेल होते हैं, जिनमें कौन चक्कर लगाते हैं, आप लोगों के इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जैसे माना कि कोई परमाणु है, ठीक है ना, तो उसके सेंटर पॉइंट में ये कौन हो गई, आप लोगों की नाभिक हो गई, ठीक है ना, नाभिक हो गई, ठीक है ना। ये आप लोगों की कौन हो गई, नाभिक, न्यूक्लियस हो गई। और ये क्या हो गए, आप लोगों के सेल हो गए, अर्थात कोष हो गए, ठीक है ना। और सपोज करो इस सेल के अंदर, इस कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन आप लोगों का यहां पर है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन आप लोगों का यहां पर है। तो जो आकार हुआ, साइज हुआ, उसकी क्या डेफिनेशन हुई कि किसी भी परमाणु में नाभिक तथा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या बोलते हैं, परमाणु आकार बोलते हैं। मतलब एटॉमिक रेडियस बोल सकते हो, एटॉमिक साइज बोल सकते हो, एक ही बात है। बात समझ में आ गई ना कि नाभिक तथा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के इस बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आकार बोलते हैं, अर्थात इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइज बोलते हैं, किसी भी परमाणु के को। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो आकार होता है, साइज होता है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है कि नाभिक में जो सेंटर पॉइंट होता है, मतलब परमाणु में जो सेंटर पॉइंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। और चारों जो सेल होते हैं, जिनमें कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या हुई साइज की कि नाभिक तथा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के इस बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आकार बोलते हैं, अर्थात साइज बोलते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि ये जो साइज होता है, आकार होता है, इसकी आवर्त सारणी में क्या प्रवृत्ति होती है। तो मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए आवर्त सारणी में प्रवृत्ति, ठीक है ना। आकार की आवर्त सारणी में प्रवृत्ति, आकार की आवर्त सारणी में प्रवृत्ति, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में प्रवृत्ति, आकार की आवर्त सारणी में प्रवृत्ति के क्या नेचर होता है। तो देखो, बोर्ड की तरफ देखिए, आप लोग जानते हो कि जो आवर्त सारणी होती है, अर्थात जो पीरियोडिक टेबल होती है, उसके अंदर जो वर्ग होते हैं, अर्थात जो ग्रुप होते हैं, वो कितने होते हैं, 18, ठीक है ना। और जो आप लोगों के आवर्त होते हैं, पीरियड होते हैं, वो आप लोगों के कितने होते हैं, 7 पीरियड होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है कि आवर्त सारणी में जो खड़ी लाइनें होती हैं, अर्थात ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, अर्थात ये जो वर्टिकल लाइन होती है, इनको तो हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, अर्थात ग्रुप बोलते हैं। और ये जो क्षैतिज लाइन होती है, अर्थात ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इनको हम किन के नाम से जानते हैं, आवर्त के नाम से जानते हैं। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जब भी हम वर्ग के अंदर किसी भी गुण का अध्ययन करते हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर करते हैं, अर्थात टॉप से बॉटम की ओर करते हैं। और जब भी हम आवर्त में किसी चीज की स्टडी करते हैं, किसी गुण की स्टडी करते हैं, तो वो कहां से करते हैं, हम लेफ्ट से राइट की ओर करते हैं। ये साइड हम लोगों की कौन सी होती है, लेफ्ट साइड होती है। और ये साइड हम लोगों की कौन सी होती है, राइट साइड होती है, ठीक है ना। तो ये तो कौन हो गया, आप लोगों का आवर्त, ठीक है ना। ये तो आप लोगों का कौन हो गया, आवर्त हो गया, आवर्त मतलब पीरियड हो गया। और ये आप लोगों का क्या हो गया, वर्ग हो गया, अर्थात ग्रुप हो गया, ठीक है ना। तो आवर्त में जो स्टडी करते हैं, वो हम स्टडी किधर से करते हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। कहां से करते हैं, लेफ्ट टू राइट। और इसमें क्या करते हैं, अप टू डाउन, ठीक है ना। जो वर्ग होता है उसमें हम अध्ययन करते हैं ऊपर से नीचे की ओर, अर्थात अप टू डाउन। और जो ये आप लोगों का आवर्त होता है, उसमें अध्ययन करते हैं हम लेफ्ट टू राइट। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या इस आकार की आवर्त सारणी में क्या प्रवृत्ति होती है, किधर की तरफ जाने पर ये घटता है, किधर की तरफ जाने पर ये बढ़ता है, ये मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। जो आवर्त होता है, आवर्त में हम एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और जब हम एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो नाभिक का प्रभावी नाभिकीय आवेश काम करता है, अर्थात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काम करता है, जिसको हम जेड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब एक बात बताओ, नाभिक का अगर इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, तो आप लोगों का जो आकार होगा, साइज होगा, वो क्या होगा, घटेगा। इसीलिए एक आवर्त में जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, तो आप लोगों का आकार होता है ना, साइज होता है, ये आकार क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। आकार घटता है क्योंकि प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है,
प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, अर्थात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। एक बार मैं आप लोगों के लिए फिर से बता देता हूं कि जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं किसी भी आवर्त में, किसी भी पीरियड में, तो आकार होता है, साइज होता है, वो क्या होता है, घटता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं कि माना कि एक ही सेल के अंदर, एक ही कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है ना, और ये कौन हो गई, आप लोगों की नाभिक हो गई, न्यूक्लियस हो गई, और माना कि आप लोगों का इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ठीक है ना, आप लोगों को इलेक्ट्रॉन यहां पर है, लेकिन यहां से नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर काम कर रहा है, और ये अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इस सेल को अगर यहां पर लेके आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रभावी नाभिकीय आवेश की वजह से जो आकार था, साइज था, वो क्या हो गया, घट गया। इसलिए एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी आवर्त सारणी में हम आकार का डिस्कशन करते हैं तो आकार लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर, एक आवर्त में आकार लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर घटता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में जाते हैं, एक ही कोष में जाते हैं, इसीलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जो कि आकार को घटाता है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो हम बात करते हैं वर्ग की, ग्रुप की। तो देखो जब भी हम वर्ग में अध्ययन करते हैं किसी भी प्रॉपर्टीज का, तो हम करते हैं ऊपर से नीचे की ओर, अर्थात टॉप से बॉटम की ओर, ठीक है ना, टॉप से बॉटम की ओर करते हैं। तो देखो जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, एक वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो आप लोगों को पता है कोषों की संख्या बढ़ती है। जैसे कि माना कि ये पहला कोष, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीका से। जैसे कि माना कि हम वर्ग में जा रहे हैं, तो ये पहला कोष हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। तो एक बात बताओ, ये आप लोगों की नाभिक हो गई, और ये कोषों की संख्या बढ़ रही है आप लोगों की। तो कॉमन सी बात है, अगर कोषों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक का आकार बढ़ेगा, मतलब परमाणु का आकार बढ़ेगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, कि जब एक परमाणु के अंदर कोषों की संख्या बढ़ती है तो उसका आकार भी बढ़ता है। इसलिए वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आकार बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, और अगर कोषों की संख्या बढ़ेगी तो कॉमन सी बात है, इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स कम काम करेगा, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश आप लोगों का घट जाएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, देखो यहां पर मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि जब हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आकार होता है ना, आकार, ये आप लोगों का बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ती है, संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ती है, मतलब जो सेल होंगे ना वो आप लोगों के बढ़ेंगे। और जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है आप लोगों का, ये जो आप लोगों का प्रभावी नाभिकीय आवेश है, जिसको जेड इफेक्ट बोलते हो, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश आप लोगों का क्या होता है, घटता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश आप लोगों का घटता है। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी हम आवर्त सारणी के अंदर पीरियोडिक टेबल में किसी प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, तो एक आवर्त के अंदर हम जो अध्ययन करते हैं वो लेफ्ट से राइट की ओर करते हैं, और एक वर्ग में जो हम अध्ययन करते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर करते हैं, ठीक है ना। तो देखो जब भी हम एक आवर्त में चलते हैं लेफ्ट से राइट की ओर, तो इलेक्ट्रॉन एक ही कोष के अंदर बढ़ते हैं, एक ही सेल के अंदर बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो नाभिक का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा ना इलेक्ट्रॉन पर, वो ज्यादा काम करेगा। अब माना कि इलेक्ट्रॉन यहां पर है और नाभिक आप लोगों का यहां पर है, अगर नाभिक इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है उसका, और उस इलेक्ट्रॉन को वो यहां से खींचकर यहां पर ले आता है, तो कॉमन सी बात है उस परमाणु का क्या होगा, आकार क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो बात हो जाती है किसकी, आप लोगों की आवर्त की, कि जब भी हम आवर्त में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो आकार घटता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ये आप लोगों का रीजन होगा, चलो ठीक है। लेकिन जब हम एक वर्ग में, एक ग्रुप में स्टडी करते हैं किसी भी प्रॉपर्टीज की, किसी भी गुण की, तो आप लोगों को पता है कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। जैसे कि ये पहला कोष, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीका से। तो अगर कोषों की संख्या बढ़ेगी तो कॉमन सी बात है आप लोगों का आकार बढ़ेगा, और अगर आकार बढ़ेगा तो आप लोगों का प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन पर कम काम करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन पर कम काम करेगा तो आप लोगों का जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, जिसको जेड इफेक्ट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं, ये आप लोगों का घट जाएगा। पहले तो ये बात बता, ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, ठीक है ना। तो ये आकार की, अर्थात जो साइज होता है ना, उसकी आवर्त सारणी में प्रवृत्ति हो गई, अर्थात नेचर हो गया, ठीक है। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि अगला टॉपिक मैं ये ले रहा हूं कि जो आप लोगों का ये परमाणु त्रिज्या है, देखो इसको आप लोग परमाणु त्रिज्या बोल सकते हैं, परमाणु आकार बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो परमाणु त्रिज्या या जो आप लोगों का परमाणु आकार है, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, मतलब कौन कौन से तो ऐसे फैक्टर है जो आकार को बढ़ाते हैं, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो आकार को घटाते हैं।
ठीक है ना। इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए और कंप्लीट करवा देता हूं, ठीक है, रिलेशन के साथ कंप्लीट करवाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को हमेशा ये चीज याद हो जाए, ठीक है ना। तो एक काम करता हूं, अगली हेडिंग डाल देता हूं, परमाणु में त्रिज्या, परमाणु में आकार को प्रभावित करने वाले कारक। तो देख लो बोर्ड की तरफ। तो देखो मैं आप लोगों के लिए हेडिंग डाल देता हूं, परमाणु है, परमाणु आकार मतलब एटॉमिक साइज, परमाणु आकार को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, परमाणु आकार को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। मतलब कौन कौन से तो ऐसे फैक्टर होंगे जो परमाणु आकार को बढ़ाएंगे और कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो परमाणु आकार को घटाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 फैक्टर दे रखे हैं, मैं चारों फैक्टरों को लिख देता हूं। पहला फैक्टर है आप लोगों का प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। प्रभावी नाभिकीय आवेश मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा है आप लोगों को कोषों की संख्या, ठीक है ना, कोषों की संख्या, कोषों की संख्या मतलब नंबर ऑफ सेल। तीसरा आप लोगों का परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव अर्थात शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव अर्थात शील्डिंग इफेक्ट। और चौथा है आप लोगों की बंधों की संख्या, ठीक है ना, बंधों की संख्या। अब एक काम करता हूं, इन 4 पॉइंटों को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ देखिए, यहां पर जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं वो मैं डिस्कशन कर रहा हूं परमाणु आकार को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कौन कौन से तो ऐसे फैक्टर होंगे जो आकार को घटाएंगे और कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो आकार को बढ़ाएंगे, उनके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, इन चारों पॉइंटों के बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट आप लोगों को कौन सा, प्रभावी नाभिकीय आवेश मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा आप लोगों की कोषों की संख्या। तीसरा आप लोगों का परिरक्षण प्रभाव अर्थात शील्डिंग इफेक्ट। और चौथा है आप लोगों की बंधों की संख्या। एक एक पॉइंट को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो पहला पॉइंट के बारे में डिस्कशन करता हूं मैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश अर्थात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जब नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स काम करता है ना इलेक्ट्रॉन पर, भायतम इलेक्ट्रॉन पर जब नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स काम करता है तो उसका साइज क्या होता है, घटता होता है, घट जाता है। मतलब जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है ना, इसको कौन लगाता है, इसको नाभिक लगाता है, किस पर, इलेक्ट्रॉन पर लगाता है। तो एक बात बताओ, अगर नाभिक इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश को लगाता है तो जो आप लोगों का आकार होता है अर्थात जो आप लोगों का साइज होता है वो क्या होता है, घट जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को केवल रिलेशन ध्यान में रखना, उस रिलेशन से आप लोगों को तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर आकार घटता है। तो मैं यहां पर रिलेशन लिख देता हूं आप लोगों के लिए, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है ना, प्रभावी नाभिकीय आवेश विक्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप लोगों का क्या होगा, परमाणु आकार, ठीक है ना। ये क्या हो गया आप लोगों का परमाणु आकार अर्थात एटॉमिक साइज। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है अर्थात जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उसका एटॉमिक साइज से जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, विक्रमानुपाती अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरे के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कोषों की संख्या। तो देखो जब एक वर्ग में कोषों की संख्या बढ़ती है, जैसे 1 कोष, 2, 3, 4, 5, तो इस तरीका से कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु का क्या होगा, आकार बढ़ेगा। इसलिए कोषों की संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा, परमाणु आकार के। तो ये जो दूसरा रिलेशन है वो आप लोगों को हो गया, कोषों की संख्या, कोषों की संख्या अगर बढ़ेगी तो परमाणु का आकार आप लोगों का बढ़ेगा, कोषों की संख्या बढ़ेगी तो आप लोगों का परमाणु आकार अर्थात एटॉमिक साइज आप लोगों का बढ़ेगा। दूसरा रिलेशन ध्यान हो गया ना कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के परमाणु आकार होता है वो क्या होता है, विक्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और कोषों की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लोगों का कौन होगा, परमाणु आकार अर्थात एटॉमिक साइज। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं तीसरे पॉइंट के बारे में डिस्कशन करता हूं, परिरक्षण प्रभाव अर्थात शील्डिंग इफेक्ट। अब ये परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले देखो ध्यान से समझ के चलना, ये जो परिरक्षण प्रभाव होता है अर्थात ये जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ना, इसको डी ब्लॉक के एलिमेंट और एफ ब्लॉक के एलिमेंट लगाते हैं, ठीक है ना। इसको कौन से लगाते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट और एफ ब्लॉक के एलिमेंटों में देखने को मिलता है। ये जो परिरक्षण प्रभाव होता है ना, शील्डिंग इफेक्ट, ये ज्यादातर डी ब्लॉक के एलिमेंट और एफ ब्लॉक के एलिमेंटों में देखने को मिलता है। अब इसकी कहानी क्या होती है, स्टोरी क्या होती है, वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो ध्यान से समझना, मैं डी ब्लॉक के किसी एक एटम को ले लेता हूं, जैसे मैं बात करता हूं स्कैंडियम को ले लेता हूं। एक काम करता हूं, ये
दोनों रिलेशन आप लोगों को ध्यान में, ठीक है ना, तो इनको तो मैं मिटा देता हूं। और परिरक्षण प्रभाव शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है इसको मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो ध्यान से समझ के चलना। जैसे मैं डी ब्लॉक में यहाँ पर स्कैंडियम को ले लेता हूं। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21 होता है, और स्कैंडियम आप लोगों का डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों के लिए इसमें परिरक्षण प्रभाव शील्डिंग इफेक्ट को बता देता हूं। तो देखो इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को लिखूं तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसका ये होगा Ar18, यहां पर लिख दो आप लोग 3d1, और ये हो गया आप लोगों का 4s2, ठीक है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो आप लोगों को पता है ये कौन होते हैं, नाभिक होती है, न्यूक्लियस होती है, ठीक है ना। ये कौन हो गई आप लोगों की, नाभिक हो गई, अर्थात न्यूक्लियस हो गई। अब मैं यहां पर किसको ले लेता हूं, ये तो मैंने ले ली किसकी, डी ऑर्बिटल को, और ये ले लिया मैंने एस ऑर्बिटल को, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो डी ऑर्बिटल होती है वो नाभिक के थोड़े पास होती है, और जो एस ऑर्बिटल होती है वो नाभिक से थोड़ी दूर होती है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से समझ के चलना, अभी आप लोगों को ये परिरक्षण प्रभाव शील्डिंग इफेक्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एस के अंदर आप लोगों के कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक है, और डी के अंदर आप लोगों का कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो जब आप लोगों का ये नाभिक जो अपना अट्रैक्शन फोर्स लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। तो ये जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है ये डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल है आप लोगों के, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इन पर भी काम करता है, और एस वाले इलेक्ट्रॉनों पर भी बराबर काम करता है। लेकिन जैसे जैसे डी के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे, ठीक है ना, आप लोगों को पता है डी ऑर्बिटल में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे डी के अंदर हम इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे, जैसे कि ये भर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये जैसे ही आप लोगों ने इसमें इलेक्ट्रॉन भरते गए तो जो नाभिक का आकर्षण बल है, अर्थात जो न्यूक्लियर का अट्रैक्शन फोर्स है, वो डी वालेन पर तो बराबर काम करता है, लेकिन जितना डी वालेन पे ये काम कर रहा है उतना एस वालेन पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पर इस नाभिक को डी ब्लॉक के जो आप लोगों के डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटलों के इलेक्ट्रॉन है, इस नाभिक को चारों ओर से ढक दिया, अर्थात इसको क्या कर दिया, सील्ड कर दिया। तो ये जो नाभिक होती है, न्यूक्लियस होती है, इसका डी के पर तो, डी के इलेक्ट्रॉनों पर तो बराबर काम करता है, लेकिन जितना अट्रैक्शन फोर्स डी वालेन पर काम करता उतना अट्रैक्शन फोर्स एस वालेन पर काम नहीं करता, क्योंकि आप लोगों को पता है कि नाभिक को चारों ओर से किसने ढक दिया, डी के इलेक्ट्रॉनों ने ढक दिया। अगर डी के इलेक्ट्रॉनों ने ढक दिया तो नाभिक का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो एस वाले इलेक्ट्रॉनों पर काम नहीं करेगा, मतलब जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं करेगा। तो अगर उतना जितना काम करना चाहिए अगर उतना नहीं करेगा तो ये जो डी वाले इलेक्ट्रॉन है और ये जो एस वाले इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, रिपल्सन करते हैं। और अगर ये प्रतिकर्षण करेंगे, रिपल्सन करेंगे तो साइज इनका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जब हम डी में शुरू में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से आप लोगों का आकार घटता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे डी के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे ना तो ये डी के इलेक्ट्रॉन इस नाभिक को चारों ओर से ढक देंगे, सील्ड कर देंगे, ठीक है ना। ये जो डी के इलेक्ट्रॉन है ना, डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक को चारों ओर से ढक देंगे, अर्थात सील्ड कर देंगे। तो नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स इन डी वालेन पे तो काम करेगा लेकिन इन एस वालेन पे ज्यादा काम नहीं करेगा। तो ये जो डी वाले इलेक्ट्रॉन और एस वाले इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे से क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, रिपल्सन करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज होता है और सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, अर्थात रिपल्सन करते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का आकार घट जाएगा। तो ये जो परिरक्षण प्रभाव हुआ, शील्डिंग इफेक्ट हुआ, इसकी डेफिनेशन क्या हुई वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो ये आंतरिक कोष हो गया, ठीक है, डी ऑर्बिटल अंदर की हो गई तो आंतरिक कोष हो गया, और ये आप लोगों का बाह्यतम कोष हो गया। तो आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन ध्यान से समझ के चलना, डेफिनेशन बोल रहा हूं। आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन इस बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम कर देते हैं, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आकार आप लोगों का बढ़ जाता है। बात समझ में आई है नहीं आई? एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन बता देता हूं परिरक्षण प्रभाव की, कि आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन इस बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम कर देते हैं। आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा डाले गए इसी प्रभाव को हम किसके नाम से जानते हैं, परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। अर्थात डी के अंदर जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे वैसे वैसे डी के इलेक्ट्रॉन नाभिक को चारों ओर से सील्ड कर देंगे, ढक देंगे। तो ये नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स है, डी वालेन पे तो काम करेगा लेकिन एस वालेन पे काम नहीं करेगा। और अगर नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स एस वालेन पे काम नहीं करेगा तो कॉमन सी बात है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पास में सेम चार्ज होता है। और अगर रिपल्सन करेंगे तो कॉमन सी बात है आप लोगों का आकार बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि परिरक्षण प्रभाव का जो रिलेशन हुआ परमाणु आकार के वो क्या हुआ, समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रिलेशन हो गया परमाणु आकार
परमाणु आकार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव अर्थात शील्डिंग इफेक्ट। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा, तो आप लोगों का परमाणु आकार अर्थात एटॉमिक साइज बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का रिलेशन होगा वो एक दूसरे के समानुपाती होगा, अर्थात एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गए, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ आप लोगों का ये तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट होता है कि परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, अर्थात इसका रिलेशन होगा वो क्या होगा, समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मैं बात करता हूं बंधों की संख्या के, अगर बंधों की संख्या बढ़ेगी, बॉन्डों की संख्या बढ़ेगी, तो आप लोगों का आकार घटेगा या बढ़ेगा, वो मैं आप लोगों के लिए और समझा देता हूं, ठीक है ना। तो इधर देखिए बोर्ड की तरफ, अभी आप लोगों के ये भी पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो आप लोगों को पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, कार्बन जो अपनी 4 बैलेंसिंग कंप्लीट करता है वो कौन से बंध से कंप्लीट करता है, सहसंयोजक बंध से, अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड से। ये जो बंध होता है ना आप लोगों का, जैसे मैं कि एल्केन, एल्किन और एल्कान को लिख देता हूं, ये तो आप लोगों के कौन हो गए, एल्केन हो गए, ठीक है ना। ये तो आप लोगों के कौन हो गए, एल्केन हो गए, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। चलो ठीक है, ये आप लोगों की एल्कीन हो गई, ठीक है ना। ये आप लोगों की कौन हो गई, एल्कीन हो गई, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। और ये आप लोगों की एल्काइन हो गई, ठीक है ना। ये आप लोगों की कौन हो गई, एल्काइन हो गई, क्योंकि कार्बन 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 के बीच में आप लोगों का ट्रिपल बॉन्ड है। और ये जो बंध है ना आप लोगों का, ये बंध, ये कौन से बंध की निशानी है, सहसंयोजक बंध की, अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड की। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखना कि कार्बन जो अपनी चारों वैलेंसी कंप्लीट करता है वो कौन से बंध से कंप्लीट करता है, सहसंयोजक बंध से, कोवेलेंट बॉन्ड से। ध्यान में रखना, ये जो बंध है आप लोगों का, ये बंध कौन सा है, सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों का बॉन्ड है और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इस चीज को आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है ना, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन से कोई और एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, अगर सहसंयोजक बंधों की संख्या बढ़ेगी तो आप लोगों का आकार घटेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि कार्बन कार्बन के बीच में, या माना कि कार्बन से कोई और एटम जुड़ा हुआ है, अगर सहसंयोजक बंधों की संख्या बढ़ेगी, कोवेलेंट बॉन्डों की संख्या बढ़ेगी, तो आप लोगों का आकार होगा वो क्या होगा, घटेगा। तो कॉमन सी बात है, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड है, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, और यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है। और मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे जैसे बॉन्डों की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे बंधों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे आकार घटेगा। इसका मतलब सबसे बड़ा आकार किसका होता है, एल्केनों का, मतलब जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। उससे छोटा किसका होता है, एल्किनो का, और सबसे छोटा किनका होता है, एल्काइनो का होता है। इसका कितना होता है, 154 पीएम, ठीक है ना। इसका कितना होता है, 132 पीएम, और इसका कितना होता है, 120 पीएम। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है ना। तो जो आप लोगों के जैसे जैसे बंधों की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे बॉन्डों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे आप लोगों को परमाणु का आकार घटेगा। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है ना? एक बार 4 पॉइंटों को फिर से बता देता हूं रिलेशन के साथ। आप लोगों को क्लास अच्छी तरीके से समझ के लेनी है, उसके बाद आप लोगों को केवल रिलेशन ही ध्यान में रखना है, क्योंकि रिलेशन से हम लोगों के लिए सारी तस्वीर अच्छे से क्लियर हो। तो आप लोगों के लिए मैं पहले पॉइंट को बता देता हूं, प्रभावी नाभिकीय आवेश, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर परमाणु का आकार घटता है। तो रिलेशन आप लोगों का क्या बना, प्रभावी नाभिकीय आवेश व्युत्क्रमानुपाती परमाणुीय आकार, ठीक है। दूसरे नंबर का आप लोगों का पॉइंट कौन सा होगा, कोषों की संख्या। क्या अगर कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणुीय आकार आप लोगों का बढ़ेगा, तो कोषों की संख्या समानुपाती परमाणुीय आकार, ठीक है। तीसरे नंबर का आप लोगों का पॉइंट कौन होगा, परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट, अर्थात परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। तो रिलेशन हो गया आप लोगों का परिरक्षण प्रभाव समानुपाती परमाणुीय आकार, अर्थात एटॉमिक साइज, ठीक है ना। चौथे नंबर का आप लोगों का पॉइंट है बंधों की संख्या। तो बंधों की संख्या अगर आप लोगों की बढ़ेगी तो परमाणु का आकार आप लोगों का घटेगा। बात समझ में आ गई ना? तो इन 4 पॉइंटों को आप रिलेशन से ध्यान में रख लेना, जिससे कि एग्जाम में सारे पॉइंट अच्छे से आप लोगों के समझ में आ जाए। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब अगली हेडिंग जो मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं, वो मैं ले रहा हूं कि परमाणुीय आकार में आवर्तता, मतलब गुण किस तरीके से चेंज होते हैं, वो मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो अगली हेडिंग डाल देता हूं, परमाणुीय आकार में आवर्तता। देखो तो देखो, अब आप लोगों के लिए मैं अगली हेडिंग ले लेता हूं, परमाणुीय आकार में, परमाणुीय आकार में अपवाद,
मतलब कौन कौन से एक्सेप्शनल केस है उनके बारे में डिस्कशन कर लेता हूं। परमाणु आकार में अपवाद, तो देखो यहाँ पर मैं 4 पॉइंटों पर डिस्कशन करूंगा। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और पॉइंट 4, ठीक है ना। इन 4 पॉइंटों पर मैं डिस्कशन करूंगा। तो देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए डिस्कशन करूंगा अक्रिय गैसों का। क्वेश्चन ये हुआ कि जो अक्रिय गैस होती है, जो नोबल गैस होती है, उनकी परमाणविक त्रिज्या का मान ज्यादा होता है। तो उनकी परमाणविक त्रिज्या का मान ज्यादा क्यों होता है? मेरी बात आप लोग समझ में आ गए ना। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि जब एक आवर्त में, जब एक पीरियड में हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो जो 7वें वर्ग के तत्व होते हैं ना, उनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन छोटा आकार किनका होना चाहिए? अक्रिय गैसों का होना चाहिए। भाई स्टेटमेंट ये हुआ हमारा कि जब लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं हम लोग तो आकार क्या होता है? घटता है, आकार घटता है। तो सबसे छोटा आकार किनका होना चाहिए? अक्रिय गैसों का। लेकिन सबसे छोटा आकार किनका होता है? हैलोजन परिवार के सदस्यों का, ठीक है ना। अक्रिय गैसों का आकार बड़ा होता है। तो अक्रिय गैसों का आकार बड़ा क्यों होता है उसके बारे में मैं आप लोगों के लिए जवाब दे देता हूं। तो देखो जो अक्रिय गैस होती है, जो नोबल गैस होती है, इनमें क्या होता है? वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान आता है और ये वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान सबसे ज्यादा होता है। तो वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान सबसे ज्यादा होने की वजह से जो अक्रिय गैस होती है उनकी परमाणु त्रिज्या का मान ज्यादा होता है, अर्थात इनका साइज बड़ा होता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो अक्रिय गैस होती है, जो नोबल गैस होती है, उनमें क्या होता है कि वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान आता है और वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान सबसे ज्यादा होता है। तो वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान सबसे ज्यादा होने की वजह से ये जो अक्रिय गैस होती है इनकी परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, ये हो जाता है आप लोगों का पहला पॉइंट, ठीक है ना। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आप लोगों को सामने डिस्कशन करता हूं। तो जो देखो जो संक्रमण तत्व होते हैं, अर्थात जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना, उनमें जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो आकार लगभग बराबर होते हैं। तो आकार लगभग बराबर क्यों होते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों के लिए जवाब दे देता हूं। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो संक्रमण तत्व होते हैं, अर्थात जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना, उनके आकार लगभग बराबर होते हैं। तो उनके आकार लगभग बराबर क्यों होते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों के लिए जवाब दे देता हूं। तो देखो जब हम आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो वहां पर डी ब्लॉक के तत्व पर 2 बल काम करते हैं। एक तो प्रभावी नाभिकीय आवेश काम करता है और एक परिरक्षण प्रभाव काम करता है। अब आप लोगों को पता है कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है वो आकार को घटाने की कोशिश करता है और जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो आकार को बढ़ाने की कोशिश करता है। एक बार फिर से समझ लेना, बात में डी ब्लॉक के एलिमेंटों की कर रहा हूं, ठीक है ना। किनकी बात कर रहा हूं? डी ब्लॉक के एलिमेंटों की। और डी ब्लॉक के एलिमेंटों को साइज को 2 कारक प्रभावित करते हैं। एक तो प्रभावी नाभिकीय आवेश मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एक परिरक्षण प्रभाव अर्थात शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है ना। तो देखो जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश भी काम करता है और परिरक्षण प्रभाव भी काम करता है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश आकार को घटाने की कोशिश करता है और परिरक्षण प्रभाव आकार को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ना ही तो प्रभावी नाभिकीय आवेश आकार को घटा पाता है और ना ही परिरक्षण प्रभाव आकार को बढ़ा पाता है, ठीक है ना। दोनों प्रभाव एक दूसरे को क्या कर देते हैं? बैलेंस कर देते हैं। इसलिए जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, अर्थात जो संक्रमण तत्व होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, उनके आकार लगभग बराबर होते हैं। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? प्रभावी नाभिकीय आवेश आकार को घटाने की कोशिश करता है और परिरक्षण प्रभाव आकार को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो दोनों इफेक्ट, दोनों प्रभाव एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। इसलिए जो संक्रमण तत्व होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, उनके आकार लगभग एक आवर्त में बराबर होते हैं। बात समझ में आ गई? ये हो जाता है आप लोगों का कौन सा? तीसरे नंबर का पॉइंट, ठीक है ना। ये आप लोगों को कौन सा हो जाता है? सॉरी, ये आप लोगों का दूसरे नंबर का पॉइंट हो जाता है। अब मैं डिस्कशन करता हूं तीसरे नंबर के पॉइंट पर। तो देखो ध्यान से समझ के चलना, तीसरे नंबर का पॉइंट आप लोगों का ही हो गया। मैं बात करता हूं यहां पर 3D सीरीज की, ठीक है ना। यहां पर बात करता हूं 4D सीरीज की और यहां पर बात करता हूं 5D सीरीज की, ठीक है ना। ये आवर्त सारणी में इस तरीका से होते हैं। तो देखो मैंने क्या बात बोली थी कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आकार क्या होता है? बढ़ता है। आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ रही है। बात समझ में आ गई ना? अरे सही है ना। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आकार बढ़ता है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। जैसे कि माना कि ये परमाणु हो गया, ठीक है ना, उसकी नाभिक हो गई। ये कौन हो गई? आप लोगों की 3D हो गई। ये कौन हो गई? आप लोगों की 4D हो गई। और ये कौन सी हो गई? आप लोगों की 5D। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप लोगों के कोष बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों का आकार बढ़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये होता है
कि जो 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं ना, इनका आकार लगभग बराबर होता है। मतलब जो 5D सीरीज के एलिमेंट होते हैं इनका आकार लगभग 4D सीरीज के एलिमेंटों के बराबर होते हैं। जबकि क्वेश्चन ये है कि भाई हम ऐसे तो बोल रहे हैं कि ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ रही है, और कोषों की संख्या बढ़ रही है तो आकार बढ़ रहा है। इसका मतलब तो ये निकला कि जो 5D सीरीज के एलिमेंट है इनका आकार ज्यादा होना चाहिए। भाई यही तो हुआ कि जो 5D सीरीज के एलिमेंट है इनका आकार ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इस 5D सीरीज के आकार होता है वो 4D के लगभग बराबर होता है। तो 5D सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं उनका आकार 4D के बराबर क्यों होता है वो मैं आप लोगों के लिए जवाब दे देता हूं। तो देखो जो 4D सीरीज के एलिमेंट होते हैं वो आप लोगों के होते हैं 39 से 48, ठीक है ना। और जो 5D सीरीज के एलिमेंट होते हैं वो आप लोगों को होते हैं 57 फिर 72 से लेकर 80 तक, ठीक है ना। 57 फिर 72 से लेकर 80 तक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या 5D सीरीज के एलिमेंट कहां हुए, एक तो 57, फिर ये कहां से चालू होंगे 72 से लेकर 80 तक। इसका मतलब 58 से और ये 71 के बीच के जो एलिमेंट होते हैं ये किसके होते हैं, लेंथेनाइड, ठीक है ना। ये कौन होते हैं, लेंथेनाइड होते हैं। तो ये 14 तत्व इनके बीच में, ये 5D सीरीज के एलिमेंटों के बीच में ये 14 तत्व किसके आ जाते हैं, लेंथेनाइडो के आ जाते हैं। तो एक बात बताओ, ये 14 तत्व लेंथेनाइडो के आ जाएंगे तो जो 5D सीरीज के एलिमेंट है उनका प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो आप लोगों का आकार घट जाएगा। इसीलिए 5D सीरीज के एलिमेंटों का आकार लगभग 4D के बराबर होता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और आप लोगों को सिर्फ इतना ही जवाब देना है कि +14 प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, ठीक है ना। +14 नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, किन की वजह से, उन लेंथेनाइड एलिमेंटों की वजह से। बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि भाई 5D सीरीज के एलिमेंटों का आकार बड़ा होना चाहिए कंपेयर टू 4D सीरीज के एलिमेंटों के, लेकिन ये 5D सीरीज के एलिमेंटों का आकार होता है लगभग 4D के बराबर होता है। क्योंकि देखो जो 4D के एलिमेंट है उनके बीच में किसी के भी एलिमेंट नहीं आ रहे, लेकिन जो 5D सीरीज के एलिमेंट है उनमें 14 तत्व किन के आ जाते हैं, लेंथेनाइडो के आ जाते हैं। तो 14 तत्व उन लेंथेनाइडो के आने की वजह से इनका प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश 5D सीरीज के एलिमेंटों का आकार घटाकर किसके बराबर कर देता है, 4D सीरीज के एलिमेंटों के। इसलिए 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं उनका आकार लगभग बराबर होता है। इसीलिए 4D और 5D को हम एक साथ पढ़ते हैं। जब भी कभी हम इनकी प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं तो 4D और 5D सीरीज के एलिमेंटों का अध्ययन हम एक साथ करते हैं क्योंकि इनके गुण लगभग समान होते हैं। और जो 3D सीरीज के एलिमेंट होते हैं इनके गुणों को हम अलग से पढ़ते हैं क्योंकि इनका नेचर अलग हो गया। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए ना कि जब भी कभी हम इनकी प्रॉपर्टीज का, इनके गुणों का अध्ययन करते हैं तो 3D सीरीज के एलिमेंटों का अध्ययन अलग से करते हैं, और 4D और 5D सीरीज के एलिमेंटों का अध्ययन हम एक साथ करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इनका आकार लगभग बराबर होता है। रीजन क्या होता है, +14 नाभिकीय आवेश। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये आप लोगों का तीसरे नंबर का पॉइंट क्लियर होता है। अब मैं चौथे नंबर के पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं। तो देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, जो 13वें वर्ग के तत्व होते हैं, बोरॉन परिवार बोलते हैं जिसको आपको, ठीक है ना। यहाँ पर कौन होता है, एल्यूमिनियम होता है, और एल्यूमिनियम के जस्ट बाद कौन होता है आप लोगों का, यहाँ पर एल्यूमिनियम होता है, और एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे आप लोगों का कौन होता है, गैलियम होता है, ठीक है ना। ये आप लोगों का कौन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और एक ये आप लोगों का कौन हो गया, गैलियम हो गया, ठीक है ना। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या हम क्या बोल रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आकार बढ़ता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि गैलियम का आकार बड़ा होना चाहिए और एल्यूमिनियम का आकार छोटा होना चाहिए, लेकिन गैलियम का जो आकार होता है वो एल्यूमिनियम के लगभग बराबर होता है। तो क्वेश्चन ये हुआ कि जब ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आकार बढ़ता है तो गैलियम का बड़ा होना चाहिए, एल्यूमिनियम का छोटा होना चाहिए, लेकिन इनके आकार लगभग बराबर होते हैं। तो वो आकार इनके लगभग बराबर क्यों होते हैं, तो देखो इन दोनों के बीच में +18 नाभिकीय आवेश का अंतर आ जाता है। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही बोलना है कि गैलियम का आकार लगभग एल्यूमिनियम के बराबर होता है, और इसका रीजन होता है +18 नाभिकीय आवेश, +18 नाभिकीय आवेश। बात मेरी आप लोग समझ में आ गए ना। इस +18 नाभिकीय आवेश के कारण ये जो गैलियम होता है इसका आकार लगभग किसके बराबर हो जाता है, एल्यूमिनियम के बराबर। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। तो ये परमाणुीय आकार में कुछ अपवाद थे, उनके मैंने आप लोगों के लिए रीजन दे दिए, उनके मैंने कारण दे दिए। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बने तो बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छी तरीका से कर देना, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के लिए बता दिए। मेरी बात आप लोग तो देखो आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए परमाणु त्रिज्या को बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया। अब अगले लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए आयनिक त्रिज्या को करवा दूंगा, आयनिक रेडियस को करवा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे साथ आप लोग बने रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।